हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग एम्स एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम का 2025 का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, पेपर सॉल्यूशन के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉप मोस्ट एमसीक्यूज आए हैं जो अभी हाल ही में, जैसे अभी शायद कल ही एग्जाम हुआ है इसका एम्स एमएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है 2025 का, उसका पेपर सॉल्यूशन देखते हैं कि कौन से किस किस प्रकार के एमसीक्यूज आए हैं, कौन कौन से लेवल के एमसीक्यूज आए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले एमसीक्यूज की, अगर यहाँ पे आज सबसे फर्स्ट एमसीक्यूज आता है आप सभी बच्चों का, देखते हैं पहला एमसीक्यूज क्या कह रहा है, किस प्रकार का एमसीक्यूज आया था। पहला फर्स्ट एमसीक्यूज आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। लेबर का करेक्ट मैकेनिज्म सीक्वेंस में पूछा है कार्डिनल मूवमेंट्स के थ्रू। तो एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, रेस्टिट्यूशन या एक्सटर्नल रोटेशन। गजब। फ्लेक्शन, एंगेजमेंट, डिसेंट, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, रेस्टिट्यूशन। एंगेजमेंट, फ्लेक्शन, डिसेंट, इंटरनल रोटेशन, रेस्टिट्यूशन या एक्सटर्नल रोटेशन। या फिर डी कह रहा है डिसेंट, एंगेजमेंट, इंटरनल रोटेशन, फ्लेक्शन, रेस्टिट्यूशन या एक्सटर्नल रोटेशन। तो यहां पे आप सभी बच्चे जानते हैं सबसे पहले डिसेंट नहीं होता है, सबसे पहले एंगेजमेंट होता है। क्या होता है? एंगेजमेंट होता है। तो एंगेजमेंट यहां भी है और यहां भी है, मतलब बी भी गलत है और डी भी गलत है। उसके बाद एंगेजमेंट के बाद हमेशा क्या होता है? डिसेंट होता है, फ्लेक्शन नहीं होता है। तो ये फ्लेक्शन दिया हुआ है, तो यहां पे आपका जो आंकड़ा है वो बिल्कुल शानदार और जानदार तरीके से ए ही निकलता है कि ए इज द राइट आंसर होना था। कौन सा? तो पहले सवाल का तो जो जवाब है वो ए निकल के आता है भाई। कौन सा निकल के आता है? ए निकल के आता है। सेकंड अगर मैं बात करूं यहां पे अगला एमसीक्यूज, अगला एमसीक्यूज कह रहा है आपसे व्हाट इज द टर्म फॉर ए सिचुएशन वेयर मल्टीपल फीटल पार्ट्स ऑक्यूपाई द लोअर यूट्राइन सेगमेंट साइमल्टेनियसली। गजब का सवाल पूछा है, ये भी गजब का सवाल पूछा है। सवाल कह रहा है व्हाट इज द टर्म फॉर सिचुएशन, कौन सी टर्म यूज करेंगे जिसके अंदर सिचुएशन वेयर द मल्टीपल फीटल्स जो पार्ट्स होते हैं वो ऑक्यूपाई कर देते हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट को साइमल्टेनियसली, स्वतः ही है, हाँ करवाता नहीं है, स्वतः ही साइमल्टेनियसली। तो बताओ ब्रिज प्रेजेंटेशन, ट्रांसवर्स लाई, सेफेलिक प्रेजेंटेशन या कंपाउंड प्रेजेंटेशन। तो यहां पे जो आप सभी बच्चों का जो आंकड़ा बनता है वो बनता है कंपाउंड प्रेजेंटेशन, दैट इज यहां पे राइट आंसर होगा आप सभी बच्चों का। कौन सा होगा? कंपाउंड प्रेजेंटेशन, दैट इज राइट आंसर होगा। ठीक है, आप सभी बच्चे जो एम्स के अंदर जो इस प्रकार के लेवल के सवाल पूछे गए हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एम्स की जो पेपर्स जो सिलेक्टेड होते हैं ना, इनकी थिंकिंग क्या होती है, किस प्रकार से सवाल बनता है एम्स के अंदर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो सेकंड नंबर का आंसर ये हो गया। थर्ड एमसीक्यूज, विच इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ मल्टीपल मायोलोमा। बहुत गजब का सवाल पूछा है, बोले मल्टीपल मायोलोमा के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस इसके अंदर देखने को मिलता है। सवाल कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस कौन सा देखने को मिलता है मल्टीपल मायोलोमा के अंतर्गत, बताइए। हाइपोकैल्सीमिया हाइपोकैलेसीमिया देखने को मिलता है, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है, हाइपोनेट्रीमिया या हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलता है। बताओ क्या देखने को मिलेगा। मतलब सवाल कह रहा है मल्टीपल मायोलोमा, क्या कह रहा है? मल्टीपल मायोलोमा हो रहा है, मल्टीपल मायोलोमा हो रहा है, तो मल्टीपल मायोलोमा से रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस आपको कौन सा देखने को मिल सकता है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस अगर मल्टीपल मायोलोमा की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा? हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। तो यहां पे डी का आंकड़ा बढ़िया लगता है आपका, कौन सा लगता है जी? डी का आंकड़ा बढ़िया लगता है कि डी इज द राइट आंसर होगा। तो आपके जो थर्ड नंबर का जो सवाल था उसका डी लग के निकलेगा कि हाइपरकैलेसीमिया देखने को मिलेगा सर। ठीक है, मल्टीपल मायोलोमा की सिचुएशंस के दौरान। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप लोगों के लिए। एक सवाल यह पूछा गया था कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन अर्ली साइन ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल कार्सिनोमा का यानी कि रीनल सेल कार्सिनोमा का मतलब होता है किडनी का कैंसर हो रहा है, उसके रीनल कैंसर हो रहा है, तो अर्ली साइन क्या देखने को मिलता है? सबसे पहला साइन क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, क्या फ्लैंक मास देखने को मिलेगा,
हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, हेमेचूरिया देखने को मिलेगा, या वेट लॉस देखने को मिलेगा? किसके दौरान? रीनल सेल कार्सिनोमा के दौरान। तो रीनल सेल अगर कार्सिनोमा होगा आपके, ठीक है, अगर रीनल सेल कार्सिनोमा होता है तो सबसे बढ़िया है हेमेचूरिया देखने को मिलता है, यूरिन के अंदर ब्लड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हेमेचूरिया देखने को मिलेगा, यूरिन के अंदर ब्लड देखने को मिलेगा। याद रखना आप सभी बच्चे, यहां पे आपको हाइपरटेंशन और फ्लैंक मास्क और वेट लॉस इससे रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। अर्ली साइन रीनल कैंसर में हेमेचूरिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हेमेचूरिया देखने को मिलता है। अगला सवाल आप लोगों से इस प्रकार से पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन क्लिनिकल लेबोरेटरी फाइंडिंग इन लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। गजब का सवाल है। यहां पे पूछ रहा है कौन सा कॉमन क्लिनिकल लेबोरेटरी फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगा लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के अंतर्गत, कौन सा देखने को मिलेगा? क्या न्यूट्रोफिलिया एंड पॉलीसाइथेमिया देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपनिया एंड एलिवेटेड लिम्फोसाइट, गजब, ल्यूकोपेनिया ये विथ इयोसिनोफिलिया, या फिर हाइपरनेट्रीमिया एंड एलिवेटेड हीमोग्लोबिन? तो याद रखना है आप सभी बच्चों को, यहां पे जो आपका आंकड़ा लगेगा वो लगेगा कि सर लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के अंतर्गत एलिवेटेड बढ़ जाती है, लिम्फोसाइट जो होती है वो एलिवेटेड हो जाती है, और थ्रोम्बोसाइटोपनिया दैट इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो यहां पे इस जो जवाब पूछा गया इसका बी आंकड़ा बढ़िया लगता है कि इसके अंतर्गत बी का जवाब बिल्कुल सही लगता है, बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक सवाल और क्या पूछा गया था एमएससी नर्सिंग के एम्स के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द चैडविक साइन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में चैडविक साइन का मतलब क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाना, एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस, या ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइनल एंड सर्विक्स। तो आपका आंकड़ा यही निकल के आ गया कि चैडविक साइन का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना एंड सर्विक्स, दैट इज सी इज द राइट आंसर होगा आपका। इसे क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी में चैडविक साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी में चैडविक साइन कहते हैं। अगला सवाल अगर मैं आप सभी बच्चों को बताऊं, यहां पे अगला सवाल कौन सा पुटअप किया गया था? बोले विच नियोनेटल रिफ्लेक्स, बोले कौन सा नियोनेटल ऐसा रिफ्लेक्स है जिसके अंदर इंक्लूड होगा अबडक्शन और अडक्शन। गजब गजब, लिम्स के अंदर अबडक्शन और अडक्शन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। कौन से रिफ्लेक्स के अंदर? रूटिंग रिफ्लेक्स में, ग्रास्प रिफ्लेक्स में, स्टेपिंग रिफ्लेक्स में, या मोरो रिफ्लेक्स में? कौन से रिफ्लेक्स के अंदर अबडक्शन और अडक्शन दोनों ही क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो आप बताइए कौन से, हाँ कौन से के अंदर दोनों ही प्रेजेंट होंगे? तो आप सभी बच्चों का आंकड़ा लगाना है आपको। तो भाई रूटिंग रिफ्लेक्स में होता है क्या? रूटिंग रिफ्लेक्स में दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं, ग्रास्प में नहीं होता है और स्टेपिंग में नहीं होता है। मोरो रिफ्लेक्स दैट इज राइट आंसर हो जाएगा यहां पे आपका। कौन सा हो जाएगा? मोरो रिफ्लेक्स दैट इज राइट आंसर हो जाएगा कि डी का आंकड़ा लगता है, डी इज द राइट आंसर होगा आपको, ठीक है। अगला सवाल एक पूछा गया था आपसे कि व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना होता है? न्यूबॉर्न में आर यानी कि रेस्पिरेशन रेट पूछा है, 10 से 20 ब्रीथ पर मिनट, या 20 से 30 ब्रीथ पर मिनट, 60 से 80 ब्रीथ पर मिनट, या 30 से 60 बीट पर मिनट। तो यहां पे तो आंकड़ा एक ही लगता है कि न्यूबॉर्न के अंदर हम रेशो लगाते हैं 30 से 60 बीट पर मिनट होता है। वैसे मैक्सिमम कितना होता है? 30 से 60 बीट पर मिनट, ठीक है। तो यहां पे डी का आंकड़ा लग के निकलता है क्या कि डी इज द राइट आंसर होगा। वैसे 45 टू 55 हम काउंट करते हैं, बट यहां पे जब वो सारा आंकड़ा यहीं पे काउंट हो रहा है कि 30 से 60 होता है। 80 तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, हाँ ये कह रहा 80 होता है, 80 तो बहुत ज्यादा हो गया, 30 से 60 बीट पर मिनट दैट इज राइट आंसर होना है। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। अगला सवाल पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेड फ्लैग इंडिकेटिंग डिलेड सोशल डेवलपमेंट एट 1 ईयर ऑफ एज। बताओ भाई, ये सवाल बढ़िया पूछा है। किसके अंदर रेड फ्लैग इंडिकेट करता है डिलेड सोशल डेवलपमेंट इन 1 ईयर ऑफ एज, कि 1 साल की एज के अंदर ज्यादा क्या हो गया? डिलेड हो चुका है। तो यहां पे लैक ऑफ स्ट्रेंजर एंजाइटी हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ बेबलिंग, या एब्सेंट ऑफ सोशल स्माइल, या नो इंटरेस्ट इन टॉयज। तो यहां पे एब्सेंट ऑफ सोशल स्माइल, सी का आंकड़ा लगता है बढ़िया तरीके से कि सी इज द राइट आंसर होगा। यहां पे कौन सा होगा बेटा? सी इज द राइट आंसर होगा। बोले एब्सेंट सोशल स्माइल, ये क्या देखने को मिलता है? सोशल डेवलपमेंट, ये डिले देखने को मिलेगा हमें। क्या देखने को मिलेगा? ये सोशल डेवलपमेंट हमें डिले देखने को मिलता है। वेरी गुड, शाबाश। अगला सवाल, जॉइंट पेन, स्टिफनेस एंड डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन आर टिपिकली सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज। भाई देखो क्या क्या हो रहा है, जॉइंट में पेन हो रहा है,
जॉइंट में पेन हो रहा है, साथ ही स्टिफनेस हो रही है और डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, मोशन का जो रेंज है वो भी डिक्रीज हो गया। तो ये सिम्टम्स कौन सी डिजीज के आते हैं? क्या ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के होते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस, गाउट या सेप्टिक? तो भाई साहब ये जो रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो रहा है ना, ये ऑस्टियो आर्थराइटिस में आता है रे भाई। किस में आता है? ऑस्टियो आर्थराइटिस में आता है, ठीक है। हाँ, यहां पे हाथ पैर हिलाने में मतलब बिल्कुल डिक्रीज हो गया है। हाँ, ऑस्टियो आर्थराइटिस के अंदर डिक्रीज मोशन हो जाता है। क्या हो जाता है? जो मोशन है, हाथ पैर हिलाए, मोशन का मतलब होता है चलायमान, वो क्या हो जाता है? बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। अगला सवाल क्या पुटअप हुआ है? ए पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये भी गजब का सवाल है भाई, इसका भी जवाब देना। ए पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी एमआई का पेशेंट है, प्रेजेंट विथ हाइपोटेंशन, मतलब बीपी लो है, और मफल्ड हार्ट साउंड, गजब, एंड जुगुलार वेन डिस्टेंशन, जुगुलार वेन भी डिस्टेंस हो रही है। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? उसके क्या हो रहा है? कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हो रहा है, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, कार्डियोजेनिक शॉक या कार्डियक टैम्पोनेट। पीआई पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेशेंट है, उसके हाइपोटेंशन है, मतलब बीपी कम हो रहा है। उसके क्या हो रहा है? हाइपोटेंशन है, मतलब क्या हो रहा है? बीपी कम हो रहा है उसके। इसके अलावा याद रखना मफल्ड हार्ट साउंड आ रहा है और जुगुलार वेन भी डिस्टेंड हो रही है। क्या हो रही है? जुगुलार वेन भी डिस्टेंड हो रही है। तो जुगुलार वेन डिस्टेंड हो रही है तो कार्डियक टेम्पोनेट यानी कि डी का आंकड़ा लगेगा इसमें। क्या लगेगा? डी का आंकड़ा लगेगा। बोले डी इज द राइट आंसर होगा इसके अंतर्गत। बोले कार्डियक टेम्पोनेट, दैट इज राइट आंसर होगा डी। वेरी गुड, डी डी। ठीक है, अगला सवाल देखो कौन सा पुटअप हुआ है। एक सवाल पूछा है आपसे, आफ्टर ए मॉडिफाइड मैसेक्टोमी विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट्स ए पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन। सवाल कह रहा है आफ्टर ए मॉडिफाइड मैसेक्टोमी, है मैस्टेक्टोमी, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन। तो क्लियर सीरस ड्रेनेज इन जैक्सन प्रैट ड्रेन, या माइल्ड स्वेलिंग एंड ब्रूशिंग अराउंड द सर्जिकल साइट, या सैंग्विनिश ड्रेनेज इन जैक्सन पैट ड्रेन, या स्लाइट डिस्कंफर्ट कंट्रोल्ड बाय एनाल्जेसिक्स। ए बी सी डी लगाना है इसके अंतर्गत आंकड़ा कि मॉडिफाइड मैस्टेक्टोमी के अंतर्गत, ठीक है, कौन से प्रकार का साइन है वो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत जो आपका जो जवाब है वो बन के निकलेगा सैंग्विनिश ड्रेनेज इन जैक्सन पैट्स ड्रेन के अंतर्गत। तो यहां पे आपका आंकड़ा है वो सी बन के निकलता है कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेट साइन ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम का लेट साइन पूछा है। लेट साइन क्या होगा? पेन एंड पैसिव स्ट्रेच होगा, पल्सलेसनेस होगा, पैरास्थेशिया होगा, या स्वेलिंग होगा। यहां पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम का लेट साइन पूछा है। तो लेट साइन ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम दैट इज पल्सलेसनेस। क्या होगा? पल्सलेसनेस, दैट इज हमें देखने को मिलेगा। यहां पे बी का आंकड़ा लगेगा भाई। कौन सा लगेगा? यहां पे बी का आंकड़ा लगेगा। बोले बी इज द राइट आंसर होगा भाई। कौन सा होगा बेटा? बिल्कुल बी इज द राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। एक सवाल ये पूछा गया था इसके अंतर्गत कि एक्यूट किडनी इंजरी का सवाल पूछा है भाई। एक्यूट किडनी इंजरी का सवाल पूछ रहा है जिसके अंदर माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिल रहा है एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आर कैरेक्टराइज साइन ऑफ विच कंडीशन। कौन सी कंडीशन के अंदर ये देखने को मिलेंगे? जिसके अंदर एक्यूट किडनी डिजीज एकेआई और माइक्रो एंजियोपैथी हिमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिल रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिल रहा है। कौन सी कंडीशन में? डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन में, या थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर्प्यूरा, हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, या इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा। तो ए बी सी डी यहां पे आपको आंकड़ा लगाना है। यहां पे आपको क्या करना है? आंकड़ा लगाना है कि क्या देखने को मिलता है ये सारी चीजें। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें HUS हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? ये सारी कंडीशन हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम के अंदर देखने को आपको मिलेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल, ए प्रेग्नेंट वुमन प्रेजेंट विथ ब्लड प्रेशर। एक प्रेग्नेंट वुमन है जो कि प्रेजेंट है, उसके ब्लड प्रेशर 160/90 mm ऑफ Hg, मतलब हाइपरटेंशन में है। प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है उसके, और ब्लड विजन धुंधला दिखाई दे रहा है, सिर भी दुख रहा है, हेडेक भी हो रही है, और एपिगैस्ट्रिक पेन भी हो रहा है। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? क्या बात है।
इस बार एम्स के अंदर जो एमएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस पेपर है, इसके अंदर ज्यादातर वो क्वेश्चन दिए जिसके अंदर साइंस सिम्टम्स दे दिया और डिजीज पूछ लिया आपसे, साइंस सिम्टम्स दे करके डिजीज पूछी है। तो देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, 160/90 mm ऑफ Hg बीपी हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, उसके क्या हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, ब्लड विजन देखने को मिल रहा है भाई, क्या देखने को मिल रहा है, ब्लड विजन देखने को मिल रहा है, और ब्लड विजन के साथ ही हेडक देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है, हेडक देखने को मिल रहा है, और एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिल रहा है। तो ये सारी जो कंडीशन है ये इंडिकेट करती है प्री इक्लेम्शिया को। किसको इंडिकेट करती है भाई, है, हाँ, ये सारी की सारी कंडीशन करती है प्री इक्लेम्शिया को, कि प्री इक्लेम्शिया दैट इज राइट आंसर होगा सी का आंकड़ा बिल्कुल बढ़िया लगता है कि सी इज द राइट आंसर होगा, प्री इक्लेम्शिया। क्लियर, याद रखना। अगला सवाल आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। गजब का सवाल पूछा है रे भाई, सिजोफ्रेनिया का नेगेटिव सिम्टम्स कौन सा होगा, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच या सोशल विड्रॉल। तो यहां पे याद रखिएगा, आप सभी बच्चे जानते हैं सिजोफ्रेनिया का नेगेटिव पूछा है, पॉजिटिव नहीं पूछा है, नेगेटिव होगा आपके सोशल विड्रॉल। क्या होगा, सोशल विड्रॉल। नेगेटिव सिम्टम्स होता है कि सोसाइटी से क्या हो चुका है, विड्रॉ हो चुका है, वो क्या हो चुका है, विड्रॉ हो चुका है। अगला सवाल देखें कौन सा पुटअप हुआ है। एक सवाल पूछा है आपसे, ए चाइल्ड बिकम इरिटेबल एंड विथड्रॉ फ्रॉम द फैमिली एनवायरमेंट आफ्टर द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर, तो विच स्टेज ऑफ क्राइसिस डज द इंडिकेट। गजब, एक बच्चा है जो इरिटेट हो चुका है, विड्रॉ हो चुका है, उसके फैमिली एनवायरमेंट को विड्रॉ कर चुका है वो उसकी ग्रैंड मदर यानी दादी जी के एक्सपायर होने के बाद, तो कौन से प्रकार का क्राइसिस देखने को मिलेगा, डेनियल, एंगर, डिप्रेशन या एक्सेप्टेंस। तो ए बी सी डी कौन सा देखने को मिलता है, तो याद रखना उसे डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, कि जब वो दादी जी एक्सपायर हो गई उसकी, तो वो डिप्रेशन में चले गया और उसने फैमिली वालों को क्या कर दिया, हाँ, विड्रॉल कर दिया भाई, या खुद विड्रॉल हो गया। समझ गए सारे, याद रखना। अगला सवाल, Which mood stabilizer drug is considered safest use during pregnancy। गजब, बोले प्रेगनेंसी के अंदर कौन से मूड स्टेबलाइजर ड्रग है जो सेफ रहती है। प्रेगनेंसी के अंदर मूड स्टेबलाइजर ड्रग होती है जो सेफ रहती है प्रेगनेंसी में, कौन सी होती है, वेल्पोरेट होती है, लेमोट्रिजिन होती है, कार्बामेजापिन होता है, लिथियम होता है। याद रखना, ये लिथियम नहीं देते हैं, कार्बामेजापिन नहीं देते हैं, और वेल्पोरेट नहीं देते हैं, लेमोट्रिजिन। बी का आंकड़ा लगेगा इसमें, लेमोट्रिजिन दैट इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, लेमोट्रिजिन। क्लियर है, बिल्कुल बी का आंकड़ा लगेगा शानदार शानदार तरीके से। अगला सवाल देखो, इन क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस, सवाल कह रहा है इन क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस के दौरान सीरम एमाइलेज वैल्यू कितनी होती है। क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस के दौरान सीरम अमाइलेज लेवल वैल्यू कितनी होती है, 80 यूनिट होती है, 500, 1200, 3000। ये तो बहुत ज्यादा है रे भाई, है 80 यूनिट, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, बोले सर क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस के दौरान जो सीरम अमाइलेज की जो वैल्यू होती है वो 80 यूनिट होती है। कितनी होती है, 80 यूनिट होती है। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। अगला सवाल देखो, ए प्रेग्नेंट वुमन प्रेजेंट विथ पेन, एक प्रेग्नेंट महिला है जिसके क्या देखने को मिल रहा है, पेन देखने को मिल रहा है, और टेंडर अब्डोमन, अब्डोमन में अंदर टेंडरनेस देखने को मिल रही है, जकड़न देखने को मिल रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग भी देखने को मिल रही है। तो द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, अब्रप्शो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या यूटेराइन रप्चर। गजब का सवाल है ये, क्या देखने को मिलेगा। तो याद रखना, पेन हो रहा है, पेन के साथ टेंडर एब्डोमन, और टेंडर एब्डोमन के साथ ही वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो गई। ये कहां जा रहा है भाई, ठीक है। और ये जो सारी जो चीजें हैं ये किसी एक ही चीज को इंडिकेट कर रही है, दैट इज अब्रप्शियो प्लेसेंटा। किसको इंडिकेट कर रही है, अब्रप्शियो प्लेसेंटा को इंडिकेट कर रही है। ए का आंकड़ा लगेगा यहां पे कि ए इज द राइट आंसर होगा आपका। कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें क्या कह रहा है जी, ए पेशेंट प्रेजेंट विथ हाइपोटेंशन, एक पेशेंट है जिसके हाइपोटेंशन हो रहा है, मफल्ड हार्ट साउंड हो रहा है, और डिस्टेंड जुगुलार वेन डिस्टेंड हो रही है। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कार्डियक टेम्पोनेट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, टेंशन, न्यूमोथोरेक्स। क्या देखने को मिलेगा, तो इसके अंतर्गत तो याद रखना क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है भाई,
है, पेशेंट के प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है, बोले हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड, डिस्टेंट जुगुलर वेन, तो याद रखना उसको हम कहते हैं पल्मनरी एम्बोलिज्म। क्या? पल्मनरी एम्बोलिज्म। तो सी का आंकड़ा लगेगा उसमें, क्या लगेगा? सी का आंकड़ा लगेगा। अगला सवाल देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट फॉर लेट डिसलरेशन ड्यूरिंग लेबर। हाँ बताओ क्या एडमिनिस्टर करेंगे, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड प्लेस द पेशेंट इन साइडलाइन पोजीशन, या स्टार्ट ऑक्सीटोसिन ड्रिप, या परफॉर्म इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म कर देंगे, या एनकरेज कर देंगे मदर टू पुश हार्डर। एबीसीडी का जवाब है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे और प्लेस द करेंगे द पेशेंट इन साइडलाइन पोजीशन में, या स्टार्ट ऑक्सीटोसिन ड्रिप, या परफॉर्म इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन, या एनकरेज द मदर टू पुश हार्डर। सवाल गजब का पूछा है। तो उस समय हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन ही क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और पर्सन को साइडलाइन पोजीशन दे देते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं और पर्सन को साइडलाइन पोजीशन दे देते हैं। ए का जवाब बिल्कुल जानदार और शानदार तरीके से बन के निकलता है आप सभी बच्चों का। अगला सवाल देखो क्या पूछा हुआ है, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए नॉर्मल PaO2 बट लो SpO2। क्या बात है, PaO2 तो क्या है, नॉर्मल है, बट SpO2 कम है। तो कौन सी कंडीशन के अंतर्गत, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में, या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD में, या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS में, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, किस में देखने को मिलेगा, जिसमें PaO2 तो क्या है, नॉर्मल है, PaO2 तो नॉर्मल है, बट SpO2 लेवल क्या होता है, लो दिखा रहा है। दिस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंतर्गत देखने को मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, यानी कि ए के अंदर देखने को मिलेगा। दैट इज राइट आंसर होगा आपका, क्या होगा, बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या पूछा है आपसे। अगला सवाल पुट अप हुआ है, व्हाट इज द प्राइमरी मैनेजमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का प्राइमरी मैनेजमेंट पूछा था। इसके अंदर ऑप्शन में दिया था वेगल मैन्यूअर, कैरोटिड मसाज, कैरोटिड वर्सन, या बीटा ब्लॉकर। तो आपको वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया को प्राइमरी मैनेज कैसे करेंगे, तो मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको कार्डियोवर्सन, दैट इज राइट आंसर बनता है। यहां पे क्या बनता है, कार्डियोवर्सन, दैट इज राइट आंसर बनता है। ठीक है, जो कि सी का जवाब बनेगा, और सी इज द राइट आंसर होगा आप सभी बच्चों का यहां पे। हाँ ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या पुट अप हुआ है, एब्सेंस ऑफ मेकोनियम, एब्सेंस ऑफ मेकोनियम पासेज विथ 24 to 48 आवर आफ्टर बर्थ इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है, हैर्स्पुंग डिजीज से एसोसिएटेड है, पाइलोरिक स्टेनोसिस से एसोसिएटेड है, ड्यूडेनल अट्रेशिया से, या इंटरसेप्शन से। ये सवाल आया हुआ है इसके अंदर। अब आप सभी बच्चे जानते हैं अगर मेकोनियम पास नहीं हुआ है 24 से 48 घंटे ऑफ बर्थ के अंदर, तो उसे हम हैर्स्पुंग डिजीज के अंदर काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं, हैर्स्पुंग डिजीज बोल देते हैं कि भाई हैर्स्पुंग डिजीज से क्या है, ग्रसित हो सकता है बच्चा। तो यहां पे ए का आंकड़ा लगेगा आपका, क्या लगेगा, ए का आंकड़ा लगेगा। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इन इन्फेंट। बहुत बढ़िया, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर नॉन बिलियस प्रोजेक्ट वॉमिटिंग इन इन्फेंट के अंदर देखने को मिलती है, इंटरसेप्शन, ड्यूडेनल अट्रेशिया, पाइलोरिक स्टेनोसिस, या माल रोटेशन विथ वल्वलस। गजब का सवाल है ये भी है। मतलब प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग का मतलब होता है फोर्सफुली वोमिटिंग, किस में देखने को मिलती है, तो फोर्सफुली वोमिटिंग याद रखिएगा पाइलोरिक स्टेनोसिस से ज्यादा देखने को मिलती है। किस में ज्यादा देखने को मिलती है, इन्फेंट में। पाइलोरिक अगर स्टेनोसिस हो रहा है, पाइलोरिक की जो पार्ट हो रहा है अगर वो स्टेनोसिस का मतलब सिकुड़ गया, तो दैट इज प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हमें देखने को मिलती है। एक कह रहा है अगला सवाल आप लोगों से कि व्हाट इज द रिकमेंडेड रूट एंड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर MMR। गजब, बोले MMR वैक्सीन का रूट और साइट क्या होगा, तो MMR वैक्सीन सबक्यूटेनियस लगता है, ये बात आप सभी बच्चों को पता है क्या, कि बोले सबक्यूटेनियस लगेगा, हाँ या ना भाई। मीजल्स का वैक्सीन सबक्यूटेनियस लगता है, और सबक्यूटेनियस लगेगा तो देखो इसके अंदर पूछ पकड़ लो, IV, IM, ID तीनों ही नहीं लगता है, सबक्यूटेनियस लगता है। तो यहाँ पे डी का जवाब लगेगा कि MMR जो वैक्सीन होती है सबक्यूटेनियस 45 डिग्री के एंगल पे अपर आर्म पे लगती है, अपर आर्म पे कोई सी पे भी दे सकते हैं। ठीक है, एक सवाल आप लोगों से कम्युनिटी का ये भी आया है कि VVM जो है वैक्सीन वाइल मॉनिटर है, ये क्या काम करती है, इंडिकेट करेगी। तो हीट एक्सपोजर टू वैक्सीन,
कोल्ड चेन मेंटेनेंस होता है, एक्सपायरी डेट ऑफ वैक्सीन बताता है, या वैक्सीन की पोटेंसी आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूट बताता है। तो यहां पे जो वीवीएम है आपका, क्या है जो वीवीएम है आपका, ये क्या बताने का काम करता है? तो याद रखना ये हीट एक्सपोजर टू वैक्सीन बताने का काम करता है? हाँ, हीट सेंसिटिव चिप लगी होती है, हीट सेंसिटिव मटेरियल से बना होता है। किससे बना होता है? हीट सेंसिटिव मटेरियल से बना होता है। आपके क्या बना होता है? वो बना होता है वीवीएम। क्या बना होता है बेटा? वो बना होता है आपके वीवीएम, दैट इज वैक्सीन वाइल मॉनिटर। क्लियर? चलो अगला सवाल एक आपसे ये पूछा है, लक्ष्य इन ए इनिशिएटिव अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम एट, जो लक्ष्य प्रोग्राम चलाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका उद्देश्य क्या है? इंक्रीज इंस्टीट्यूट ऑफ डिलीवरी, या डिलीवरी के लिए इंस्टीट्यूशनल इंक्रीज करना, या लेबर रूम की क्वालिटी इंप्रूव करना, न्यूट्रिशनल इंप्रूव करना प्रेग्नेंट वुमन में, या मैटरनल डेथ ऑडिटिंग। क्या करने के लिए लक्ष्य प्रोग्राम दिया गया था? तो याद रखना लेबर रूम की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए लक्ष्य प्रोग्राम दिया गया था सरकार के द्वारा, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्लियर है? हाँ, इसकी जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। एक सवाल आपसे ये पूछा था कैंसर, जिसके अंदर कैंसर के बाद लिखा IHD यानी कि इस्चेमिक हार्ट डिजीज एंड CHD कोरोनरी हार्ट डिजीज आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल है भाई? है कैंसर, IHD और CHD, ये किसके एग्जाम्पल है? मल्टीफेरियस डिजीज के या वेक्टर बोर्न डिजीज के एग्जाम्पल है, इन्फेक्शियस डिजीज के हैं, या ऑक्यूपेशनल डिजीज के? कौन से डिजीज के एग्जाम्पल है भाई ये? जो कैंसर, IHD, CHD है, कौन से डिजीज के एग्जाम्पल है? तो भाई ये अलग अलग बातें हो रही है यहां पे। तो दिस इज द किसके एग्जाम्पल है भाई? दिस इज द मल्टीफेरियस डिजीज के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? मल्टीफेरियस डिजीज के ये एग्जाम्पल होते हैं। ये बात याद रखिएगा आप सभी बच्चे। तो ये याद रखिएगा, ये कुछ MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कि एम्स की एग्जाम लगी है, उसके कुछ MCQs थे, इंपॉर्टेंट MCQs थे जो एग्जाम के अंदर आए गए थे। तो आपको संभावना हो सकती है कि आने वाली एग्जाम के अंदर भी बिल्कुल कुछ इस प्रकार के MCQs आपके अंतर्गत देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इसी के साथ मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, आप सभी बच्चों की जानदार शानदार तैयारी के लिए आप सभी बच्चों को पता है कि RRB का एक एग्जाम का नोटिफिकेशन आया और RRB ने एक और मतलब क्या है वैकेंसी आई है। ठीक है, तो उस वैकेंसी को टारगेट करते हुए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस अगेन RRB का नर्सिंग ऑफिसर सुपरिटेंडेंट टारगेट बैच लेके आया है, जो कि 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। देखो अभी हाल ही में अपने क्या नाम से रेलवे की जो भर्ती है वो अभी पूरी हुई है, लेकिन उसके बाद अगेन एक नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जिन बच्चों का मान लीजिए किसी कारणवश पेपर खराब हो गया, पेपर बिगड़ गया है, या फिर कोई सोचता है कि सर उस समय मैंने मेहनत नहीं करी थी, हल्का सा 2, 5, 10 नंबर के मतलब रह रहा है कि थोड़ा डापा चूक हो गया, तो उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस है भैया। हाँ, RRB ने मौका दिया है, तो इस बार ये बैच को लेकर के अपने RRB के अंदर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनने के सपने को साकार किया जा सकता है। और एक और चीज याद रखना, अर्ली बिड ऑफर इंक्लूडेड है। अगर आपको RRB का कूपन कोड लगाकर लेते हैं तो 800 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन 4 जुलाई तक ही सीमित है, उसके बाद नहीं मिलेगा, याद रखना। ठीक है, अगर मैं बात बताऊं नर्सिंग का मास्टर पास जो कि बेस्ट इनिशिएटिव है उत्कर्ष का, ठीक है, ANM GNM स्टाफ नर्स 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। साथ ही बिहार का स्टाफ नर्स का एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है भाई उत्कर्ष क्लासेस ने, आप सभी बच्चों के लिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। 2000 रुपए इसकी प्राइस रहने वाली है। थ्योरी और थ्योरी के साथ MCQs ये डील करेगा। स्टार्ट कब से हो रहा है? 27 जून से स्टार्ट किया जा रहा है, याद रखना। अगला आ रहा है GMCH का नर्सिंग ऑफिसर, ये शानदार वैकेंसी आई है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच इसका भी अवेलेबल है। साथ ही KGMU नर्सिंग ऑफिसर की भी शानदार वैकेंसी है और इसका भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच स्टार्टेड है, स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों के अंदर अवेलेबल है। और एक आप सभी बच्चों के लिए ऑल नर्सिंग की प्रो टेस्ट सीरीज है भाई, है ये सभी एग्जाम को टारगेट करती है, चाहे RRB, KGMU, GMCH, जो मर्जी एग्जाम हो आपका, वो सबको टारगेट करने का काम करती है। वीडियो सॉल्यूशन के साथ इसका क्या होता है और स्टार्ट डेट कब होती है? 20 जून स्टार्ट डेट होती है। 135 टोटल टेस्ट होते हैं, 7000 से ज्यादा MCQs है भाई। अब एक बात बताओ, जिसके 7000 MCQs कंप्लीट हो गए हैं उसको कौन सिलेक्शन से रोकेगा रे भाई, है? तो ये याद रखिएगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का
बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट आपकी तरफ से बनता है। थैंक यू सो मच अगेन, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।